हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पर। दोस्तों, एज प्रॉमिस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर 3 लेकर के मैं आपके साथ में जुड़ा हूं। वो सभी लोग जो पहली बार हमारी इस वीडियो के साथ में जुड़ रहे हैं, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक्स को कवर करते हुए एक स्पेशल सीरीज हमने स्टार्ट की है, जहां पर हम लेक्चर वाइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूरे सिलेबस को समझेंगे, जानेंगे और हर वो चीज जो इस पूरे के पूरे टॉपिक से संबंधित सवालों के जवाब देने में एग्जाम में हमें मदद करेगी, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक चीजें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है सिलेबस के रिलेटेड, उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स यहाँ पर हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं सुने हैं या वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरथालिया है। यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं आपका एजुकेटर हूँ, मेंटोर हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम आपके साथ टेकअप करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सर एक या दो वीडियो से तो बात नहीं बनेगी। हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, जिसके लिए इस एग्जाम के हर कंपोनेंट, हर सब्जेक्ट को इन डेप्थ, इन डिटेल हमें पढ़ना रहेगा, जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में, क्योंकि देश के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको कंप्लीट प्रेपरेशन कराई जाएगी हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में। हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट जो यूपीएससी सिलेबस का पार्ट है, इन डेप्थ, इन डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा और आप इस एग्जाम के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। जब सिलेबस आपका कवर होगा, आप एग्जाम में अच्छे से आंसर दे पाएंगे। अल्टीमेटली यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। आपको यूज करना है ये कोड SAR10। दोस्तों, कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस आपके लिए मौजूद है, अगेन विद द सेम कोड। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शंस है। हमारे बाइलिंगुअल बैचेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है, अनअकैडमी कॉम्पीट है। आपको पूरा का पूरा अनअकैडमी कोर्स जो है वो 0% EMI पे, यानी कि आपको छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, जो टोटल कोर्स फी है वो छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं। एज लो एज 4364, मात्र 4,000 रुपए महीना देकर के आप देश के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पर। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस जो है वो कुछ मेजर हेडिंग्स में डिवाइडेड है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी आता है, प्लेनेटरी सिस्टम्स आता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है और हेल्थ है। इन हेडिंग्स में हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करते हैं। ये जो हम लेक्चर आज का है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहने वाला है। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक्स को कवर करेंगे, फिर हम प्लेनेटरी सिस्टम्स पे जाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इस तरीके से हर एक कंसेप्ट को, हर एक टॉपिक को इन डेप्थ, इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हम 2 लेक्चर्स जो है वो यहाँ पर कर चुके हैं। एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूंगा। स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है? सर, स्पेस टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी जो अर्थ के सरफेस के बियॉन्ड, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड चीजों को समझने में हमारी मदद करती थी। जब स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, सबसे पहले जो चीज हमारे सामने आई वो थी सैटेलाइट। सो सैटेलाइट क्या थे, सैटेलाइट का क्या काम था? कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स थे, कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स थे। मैन मेड सैटेलाइट्स इंसान ने बनाए थे, इस वजह से उनसे अलग अलग काम जो है वो लिए जा रहे थे। ये मैन मेड सैटेलाइट्स अलग अलग टाइप्स के थे। कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन। क्या होती है कम्युनिकेशन, क्या होती है अर्थ ऑब्जर्वेशन, क्या होती है नेविगेशन, सैटेलाइट्स, ये ऑलरेडी हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। हमने लेक्चर 2 में ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स जो है वो समझे थे। तो 2 क्लासिफिकेशन थे ऑर्बिट्स के, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। 8 टोटल कैटेगरीज हैं इन ऑर्बिट्स की। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हर एक टाइप को विस्तार पूर्वक समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम के अंदर या न्यूज के अंदर अगर कोई करंट अफेयर्स हमें देखने को मिलते हैं तो वहां पर हमें टाइप ऑफ ऑर्बिट की समझ जो है वो होनी चाहिए, अदरवाइज शायद हमको आर्टिकल या न्यूज जो है वो समझ में नहीं आएगा। सो सर, ऑर्बिट्स जो है वो अलग अलग प्रकार के थे। इन ऑर्बिट्स को कल हमने कवर किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने स्पेस एजेंसीज की बात करी थी। दोस्तों, दुनिया भर में अलग अलग देशों में इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसीज हैं जो एक्सक्लूसिवली स्पेस रिलेटेड कार्य जो है वो करती हैं। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी हमने बात की थी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये काम करते हैं। इसरो बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। इसरो के मौजूदा चेयरमैन श्री S सोमनाथ हैं। अलग अलग एक्टिविटीज को इसरो जो है वो कैरी आउट करता है। दोस्तों, हमने कुछ सवालों के जवाब जो है इस पूरे के पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी के सिलेबस में हम देने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सर, हमने स्टार्ट किया था व्हाट। शायद आपको याद होगा, मैंने व्हाट में आपसे बात कही थी कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले किन के बारे में पढ़ रहे हैं। सो व्हाट का आंसर था सर सैटेलाइट। हम सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। वाई, क्यों पढ़ रहे थे हम इन सैटेलाइट्स के बारे में? क्योंकि ये सैटेलाइट्स हमें अलग अलग प्रकार से हेल्प करती थी। जैसे कि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन में हमारी मदद करती थी, ये नेविगेशन में हमारी मदद करती थी, ये हमें हेल्प करती थी कम्युनिकेशन में। ठीक है जी। उसके बाद हमसे पूछा गया वेयर, ये सैटेलाइट्स होती कहां पर हैं? सो पहला ऑब्वियस आंसर था स्पेस, लेकिन स्पेस एक बहुत बड़ा एंडलेस फिनोमिनन था, जिस वजह से स्पेस में हर एक सैटेलाइट को एक फिक्स्ड ऑर्बिट जो है वो असाइन किया गया है। सो हमने ऑर्बिट्स के बारे में जाना था, ऑर्बिट्स को समझा था। अगला सवाल यहां पर ये था कि सर कौन भेजता है इनको?
ये स्पेस में जाती हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाकर के पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के हजारों किलोमीटर ऊंचाई पे ये चली जाती हैं। सो हु इज सेंडिंग ऑल ऑफ देम टू स्पेस? तो सर उसका आंसर था स्पेस एजेंसीज। यहां तक चीजों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। सो व्हाट, व्हाई, वेयर, हु के बाद अब जो नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, जो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा, वो क्वेश्चन है हाउ। ये स्पेस एजेंसीज भेजती कैसे हैं सैटेलाइट्स को? सो आज का जो लेक्चर है वो हमारा इस हाउ के आंसर में रहना चाहिए। शायद आप लोगों को मालूम भी होगा, कोई भी सैटेलाइट जो है वो एक इक्विपमेंट या एक मशीन या एक व्हीकल की मदद से भेजी जाती है, जिसका नाम होता है लॉन्च व्हीकल। इसे लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता है। ये लेक्चर में हम लॉन्च व्हीकल्स के बारे में जो है वो समझने वाले हैं। सो लॉन्च व्हीकल क्या होता है सर? लॉन्च व्हीकल वो डिवाइस है जिसकी मदद से किसी भी स्पेस क्राफ्ट को या सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार की तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। सो लॉन्च व्हीकल, इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना था तो हम कार्स का इस्तेमाल करते थे, हम टू व्हीलर्स का इस्तेमाल करते थे, बसेस का इस्तेमाल होता था, फ्लाइट्स का इस्तेमाल होता था। ये सब क्या है? दे आर व्हीकल्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। सो साइमल्टेनियसली जब सैटेलाइट्स को या स्पेस प्रोग्राम्स को कैरी आउट करना था, वहां पर भी हमें कुछ वाहन, कुछ व्हीकल्स जो है वो चाहिए थे, जिनका नाम था लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल क्या होता है? These are used to transport and put satellites and space probes into space। अंतरिक्ष के क्षेत्र में जब हमें चाहे जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं, इन्हें स्थापित करना हो अंतरिक्ष में, या फिर कोई भी स्पेस मिशन कैरी आउट करना हो, उसके लिए लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है। पहली बार भारत ने SLV नाम का लॉन्च व्हीकल जो है वो बनाया था 1980s में। सर लॉन्च व्हीकल को अगर हम समझे, इस प्रकार की तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी कभी ना कभी। इसको थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सर लॉन्च व्हीकल जो है क्या है, कंसेप्ट तो आई होप हमको क्लियर हो गया होगा। लॉन्च व्हीकल क्या है सर? जैसे कोई और वाहन होता है, वाहन का काम क्या है? एक किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना। सो उसी तरीके से पृथ्वी की सतह पे एक डिवाइस, एक मशीन, एक इक्विपमेंट तैयार किया जाता है, जिसका काम क्या है सर? ये इक्विपमेंट जो है ये पृथ्वी की सतह से सैटेलाइट को उठाएगा और उसको हजारों किलोमीटर दूर ले जाएगा, स्पेस के अंदर उसको स्थापित कर देगा। लेकिन सर ऐसा क्या था इस लॉन्च व्हीकल के अंदर जो इस तरीके की फोर्स इसमें मौजूद थी, इस प्रकार की चीजें ये कर कर पाता था, इस प्रकार की एक्टिविटीज ये कैरी आउट कर पाता था? ये यहां पर समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी दिशा में हम लोग डिस्कशन जो है वो करेंगे। आई होप यहां तक चीजें हमको जो है वो क्लियर हुई होंगी। तो सर लॉन्च व्हीकल अगर हम ध्यान से देखें तो लॉन्च व्हीकल इस प्रकार की एक डिवाइस होती है, जिसमें यहां पर एक सैटेलाइट जो है उसको सेट कर दिया जाता है, और इस तरीके से ये वर्टिकल टेक ऑफ करता है। इसके साथ में बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारी मशीनरी जो है वो इन्वॉल्व होती है, और इस अल्टीमेटली ये हिस्सा जो है ये स्पेस में जाता है। स्पेस में जाकर के ये हिस्सा जो है वो ओपन अप होता है, और इसमें से ये सैटेलाइट जो है वो बाहर निकल जाता है। जिस ऑर्बिट में उसको स्थापित करना होता है, वहां पर ये काम करना शुरू हो जाता है। सो दोस्तों सैटेलाइट्स तो हमने समझ लिए थे, सैटेलाइट्स क्या थे, कैसे काम करते थे। भारत ने अपने स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत करने के कुछ समय बाद सैटेलाइट्स जो है वो बना दिए थे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि सर सैटेलाइट को बनाने का फायदा तभी है जब वो सैटेलाइट जाकर के किसी ऑर्बिट में, स्पेस में जाकर के सेट हो। सो जब तक वो स्पेस में नहीं पहुंचेगा, उस सैटेलाइट को बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था। देयर वाज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग दैट सैटेलाइट। और जब तक हमारे पास ऐसा करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तब तक चीजें जो है वो सिंपल नहीं थी। तो इंडिया ने 1960s के दशक में अपने स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत करी, और बाय 1980s हमने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना दिया था, जिसको नाम दिया गया था SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बाद जनरेशन जो है वो चेंज होती गई, इसमें कुछ एडिशंस होती गई। सो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बाद हमारे पास ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, फिर हमारे पास PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, फिर हमारे पास GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, GSLV मार्क 3 अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल जो है वो माना जाता है। ये सारे के सारे लॉन्च व्हीकल्स किसने डेवलप किए सर? ये इंडिया के लॉन्च व्हीकल्स से। तो अनडाउटेडली जब लॉन्च व्हीकल इंडिया का है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो किसकी होगी? इंडियन स्पेस एजेंसी, इसरो की। तो सभी लॉन्च व्हीकल्स पे आपको इसरो जो है वो या इंडिया लिखा हुआ नजर आ जाएगा। एक एक करके इन सभी जनरेशन को समझेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक बेसिक कंपोनेंट बनाया गया, जो कि बिल्कुल बेसिक काम हमारी मदद करता था। बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि पृथ्वी के
सरफेस से सैटेलाइट को उठा करके हवा में ले जाए। इसको रॉकेट भी कहा जाता है, बहुत बार आपने सुना होगा, इसको रॉकेट का नाम दिया जाता है। तो स्टार्टिंग विद 1980s में हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया। दोस्तों इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मारुति सुजुकी ने भारत में सबसे बेसिक कार बनाई थी, मारुति 800। सो बेसिक रिक्वायरमेंट वो पूरी करती थी, 4 लोग बैठ सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, लेकिन उसके अंदर कोई ज्यादा लग्जरीज नहीं थी। कुछ समय बाद जब मारुति को लगा कि नहीं, लोगों को थोड़ी सी लग्जरी की जो है वो जरूरत है, तो उन्होंने एक नई कार बना दी जिसका नाम था ऑल्टो। सो ऑल्टो के अंदर क्या स्पेशलिटीज थी, वो मारुति 800 के सारे काम तो करती ही थी, साथ ही साथ उसमें लग्जरी फीचर्स जैसे एसी या फिर पावर विंडो आदि जैसी चीजें मौजूद थी। सो उसी तरीके से इस एग्जाम्पल की मदद से आप समझने की कोशिश कीजिए। इसरो ने एक बेसिक लॉन्च व्हीकल बनाया जिसका नाम था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कुछ साल बाद हमें लगा कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में कुछ चीजें ऐड ऑन करनी चाहिए, एडिशन, इसलिए हमने एक नया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया जिसका नाम था ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑग्यूमेंटेड यानी कि उस मौजूदा लॉन्च व्हीकल में कुछ एडिशंस हमारे द्वारा किए गए और अब एक एडवांस्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना था जो ASLV था। धीरे धीरे हमने GSLV और PSLV की ओर रुख किया। इन सभी लॉन्च व्हीकल्स के बारे में समझेंगे। ये SLV, ये ASLV, ये GSLV, PSLV, ऑल ऑफ दीज आर नोन एज व्हाट, ये कहलाए जाते हैं जनरेशंस ऑफ लॉन्च व्हीकल। सबसे पहले बात करेंगे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। सो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या था? एक इंडिजीनियसली सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी इसने भारत को प्रदान की, जिसके तहत हम 40 किलो का पे लोड जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में सेट कर सकते थे। अब लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, आई होप इसको आप क्लियर होंगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। सवाल है पे लोड क्या होता है। दोस्तों पे लोड आप ऐसा समझ लीजिए कि कितना वजन कोई सैटेलाइट उठा करके ले जाता है। यानी कि अगर कोई कार है, मान लीजिए एक कार जो है वो करीब 300 किलो वजन उठा करके लेके चल सकती है, तो उस कार का पेलोड 300 केजी है। अगर कोई ट्रक है वो 1000 किलो वजन उठा सकता है, तो उस ट्रक का पेलोड जो है वो 1000 केजी होगा। उसी तरीके से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को क्या करना है, उसको कोई लोड उठा करके जाना है ना। अकेला रॉकेट थोड़ी ना हमें बनाया था कि सिर्फ रॉकेट जो है वो अकेला चला जाए। सर अगर सिर्फ उस रॉकेट को अकेले ही भेजना होता तो दिवाली पे चलाने वाला जो वो हवाई रॉकेट होता है उसमें क्या डिफरेंस था। फिर हमने लॉन्च व्हीकल बनाया ही इसलिए था कि उसके पास इतनी शक्ति हो कि उसके अंदर हम एक सैटेलाइट रख दे, उस सैटेलाइट को लेकर के वो उड़ जाए। तो टू स्टार्ट विथ जो हमारा सबसे पहला लॉन्च व्हीकल था जिसका नाम SLV था, ही इट वाज कैपेबल ऑफ कैरिंग अप टू 40 केजी ऑफ पेलोड। यानी कि 40 किलो वजन की सैटेलाइट को उठा करके वो लो अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को डिफाई करता हुआ, जो लो अर्थ ऑर्बिट था अराउंड 2000 5000 किलोमीटर तक जो है वो लेकर के जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे सर हमने जैसे ही SLV लॉन्च किया तो वी वर वेरी हैप्पी कि यार अब हमको अर्थ की तस्वीरें, अर्थ की इंफॉर्मेशन जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से मिलना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे हमने इस दिशा में और एडवांस सैटेलाइट्स बनाना शुरू कर दिए, सैटेलाइट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी और ज्यादा मशीनरी ऐड करी। इन सब चीजों से क्या हुआ सर, जब ज्यादा मशीनरी, ज्यादा टेक्नोलॉजी सैटेलाइट में ऐड होना शुरू हो गई, इससे सैटेलाइट का वजन जो है वो बढ़ता चला। लेकिन हमारे पास अभी तक SLV जो है उसकी कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ 40 केजी की थी। सो वी गॉट टू नो कि अब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वाज नॉट इनफ। सो हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को एडवांस किया, थोड़ी सी उसमें एडिशंस की और हमने बना दिया ASLV, व्हाट इज नोन एज ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहली बार हमने जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा रेंज से रोहिणी नाम की सैटेलाइट को जो है वो लॉन्च किया था। और इस लॉन्च के बाद भारत जो है वो दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया था जिन्होंने अपने सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया था। मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा ये श्रीहरिकोटा रेंज कहां पर है। तो दोस्तों SLV की सक्सेस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा पहला स्टेप था। वो कहते हैं ना, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद सिंगल स्टेप। सो पहला स्टेप हमने SLV के रूप में ले लिया था। बट इवेंचुअली वी रियलाइज्ड कि यार अब ना 40 किलो तक का पेलोड जो है वो सफिशिएंट नहीं है, हमको इससे आगे बढ़ना होगा। सो हमने डिवाइस बनाई ASLV, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भी लो अर्थ ऑर्बिट तक जाता था, लेकिन सर इसकी कैरिंग कैपेसिटी या इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुकी थी। एक्चुअल में तो 40 केजी का 4 टाइम्स 160 होता है। सो SLV से 4 गुना से थोड़ी सी कम कैरिंग कैपेसिटी थी। 150 किलो वजन की सैटेलाइट को ये लो अर्थ ऑर्बिट पे लेकर के जा सकता था। ये 23.8 मीटर लंबा था और 40 टन यानी 40,000 किलो इसका वजन था।
तो ये कहानी है एसएलवी और एएसएलवी की। आप इस तस्वीर में देख पाएंगे सर, ये है एसएलवी, ये है एएसएलवी। तो आप देख रहे हैं एसएलवी एक सिंपल सा रॉकेट, एसएलवी जो है वो सिंपल सा रॉकेट है, एएसएलवी जो है वो थोड़ा कंपैरिजन में बड़ा नजर आ रहा। उसके बाद सर जब हमने मेजर लीप लिया तो एसएलवी के बाद हम पहुंचे पीएसएलवी में। सर देखिए, आप साइज में डिफरेंस जो है वो देख रहे हैं, ये एक्चुअल में जो डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो हम एएसएलवी से नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स पे पहुंचे थे जिसका नाम था पीएसएल। सर पीएसएलवी क्या था? इट वाज कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू पोलर एंड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स। अब पोलर जियोसिंक्रोनस काफी ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं, तो इसके लिए हमने पीएसएलवी आदि जो है वो बनाना शुरू किए। पीएसएलवी की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कितनी थी? ये 1750 किलो तक की सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में और 1425 किलो तक की सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जा सकता था। आई होप हम डिफरेंस समझ पा रहे हैं। वी स्टार्टेड विद 40 केजी पेलोड, 40 केजी से हम 150 केजी तक पहुंचे, वहां से हम 1750 किलो तक पहुंच चुके थे। ये पीएसएलवी जो है ये 44.4 मीटर लंबा था। इसका लिफ्ट ऑफ वेट था 320 टन, यानी कि इस पूरे के पूरे इक्विपमेंट का इंक्लूडिंग द पेलोड टोटल वजन जो है वो 320 टन या 320,000 केजी था। और इसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है। वर्क हॉर्स ऑफ इसरो का अर्थ होता है, वर्क हॉर्स का अर्थ है एक ऐसा इक्विपमेंट जिसपे आप बहुत ज्यादा रिलाय कर सकते हो। और ऐसा क्यों है, क्या वजह है कि पीएसएलवी जो है वो वर्क हॉर्स कहलाता है इसरो का? इसके पीछे वजह यह है कि सर पीएसएलवी की मदद से भारत ने और इसरो ने बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मिशन जो है वो कैरी आउट किए हैं। चंद्रयान 1 दोस्तों, इन सभी मिशंस को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस क्या हैं। सो चंद्रयान 1 मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान कहा जाता है, स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एस्ट्रोसैट, इस प्रकार के इंपॉर्टेंट मिशन जो है वो पीएसएलवी द्वारा कैरी आउट किए गए थे। फिर हमने एक और एडवांस्ड वर्जन जो है वो बनाया, दैट इज नोन एज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये फर्दर लॉन्च व्हीकल की जनरेशन में एक नया स्टेप था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। 2001 से लेकर के 2021 तक जीएसएलवी के टोटल 14 लॉन्चेस जो है वो हो चुके हैं, जो कि सक्सेसफुल लॉन्च थे। 14 सफल लॉन्च जो है जीएसएलवी अभी तक कर चुका है। तो ये है जनरेशंस। अब इन जनरेशंस के आई होप ओवरव्यू बेसिक चीजें हमको जो है वो समझ आई होंगी। अब इनको और ज्यादा डिटेल में हम समझेंगे कि इनके बीच में आपस में एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या थे, या इनको किस तरीके से किस किस प्रकार के मिशन के लिए इस्तेमाल किया गया, वो हमें समझना होगा। इसके लिए हमें समझनी है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो सर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर हम समझेंगे, उसके बाद हम इन जनरेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म है पेलोड, सेकंड है फ्यूल यूज्ड, और थर्ड है स्टेजेस ऑफ लॉन्च व्हीकल। ये तीन टर्म्स को हम यहां पर समझेंगे। पेलोड, फ्यूल यूज्ड और स्टेजेस ऑफ लॉन्च व्हीकल। पेलोड की डिस्कशन हमने पहले भी कर ली। सर पेलोड क्या है? इट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एयरक्राफ्ट। कितना वजन लेकर के कोई एयरक्राफ्ट जो है वो जमीन से बाहर जा सकता है, अर्थ की ग्रेविटी को डिफाई करता हो, वो उसका पेलोड कहलाता है। सो इट इज द वेट ऑफ आइदर, अगर स्पेस मिशन जो है वो मैंड है तो लॉन्च व्हीकल कितने लोगों को ले जा सकता है, या अगर अनमैंड है तो जो सैटेलाइट्स है, जो मशीनरी है, वो कितनी ज्यादा है, ये जो है वो डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट के, उस लॉन्च व्हीकल के पेलोड पे। सेकंड जो है वो टर्म आता है फ्यूल यूज्ड। सर हम लॉन्च व्हीकल्स में दो प्रकार का फ्यूल जो है वो यूज करते थे। एक था सॉलिड फ्यूल और एक था लिक्विड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल स्टार्टिंग में किया जाता था। सॉलिड फ्यूल क्या था सर? ये फ्यूल के ना इस तरीके के रेक्टेंगुलर पैलेट्स हुआ करते थे। आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में फ्यूल था, उसका हमने एक बड़ा सा बॉक्स जैसा, पैलेट जैसा बना दिया और इसको हमने बर्न करना शुरू किया। सो इनिशियली इस तरीके के सॉलिड पैलेट्स जो है वो यूज किए जाते थे, लेकिन इन सॉलिड पैलेट्स का एक ड्रॉबैक था। मान लीजिए ये अगर फ्यूल है, इसको एक बार आपने बर्न करना शुरू कर दिया, जब तक ये पूरा का पूरा पैलेट जो है वो खत्म नहीं होता, इस बर्निंग को आप रोक नहीं सकते। अब सवाल यह है कि सर हमें तो कई हजार किलोमीटर दूर भेजना है लॉन्च व्हीकल को, तो हमें इस पैलेट को रोकना क्यों है? लेट इट बर्न लाइक दैट। ऐसा नहीं था दोस्तों। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा फ्यूल बर्न करेगा उस पर डिपेंड करेगी लॉन्च व्हीकल की स्पीड। आपने कभी सुना होगा, जब आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर ड्राइव करते हैं तो आपको बहुत बहुत बार कहा जाता है कि अगर आप अपना व्हीकल कम स्पीड में चलाएं तो वो ज्यादा अच्छी माइलेज देता है, यानी वो कम फ्यूल कंज्यूम करता है। जितना आप तेज चलाएंगे उतनी फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगी।
यानी कि स्पीड जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है फ्यूल के ऊपर। जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा फ्यूल लगेगा, या जितना कम फ्यूल स्पीड भी उतनी कम होगी। सो यहां पर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो फैक्टर था वो फ्यूल का था। अगर हमें स्पीड कम करनी है, हमें कम फ्यूल बर्न करना है। अगर हमें स्पीड ज्यादा करनी है, हमें ज्यादा फ्यूल जो है वो बर्न करना है। सवाल यह है कि सर स्पीड कंट्रोल ही क्यों करनी है? जैसे जा रहा था वैसे जाने दीजिए। क्योंकि अगर हम स्पीड कंट्रोल करते हैं तभी हम किसी भी व्हीकल की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर पाएंगे। अगर आप दो पहिया वाहन या फोर व्हीलर चलाते हैं तो आपको मालूम होगा कि जब हम टर्न लेते हैं तो चाहे बाइक हो या चाहे कार हो, हमें हल्की सी स्पीड कम करनी होती है। क्योंकि अगर हम उतनी ही स्पीड में टर्न ले लेते हैं तो खासकर दो पहिया वाहन के पलटने का या गिरने का डर रहता है। सो डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए स्पीड कंट्रोल करनी थी। और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें इस फ्यूल की बर्निंग को कंट्रोल करना था कि जब हम चाहते हैं ज्यादा स्पीड तो ज्यादा फ्यूल को बर्न करें, जब हम चाहते हैं कम स्पीड तो कम फ्यूल को बर्न करें। लेकिन सर सॉलिड फ्यूल हमको ये एडवांटेज नहीं देता था। सॉलिड फ्यूल कहता था कि एक बार मैं बर्न होना शुरू हुआ उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वो एक बार बर्न करना शुरू होगा फिर वो बर्न करता ही रहेगा। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अब इसका सॉल्यूशन क्या था सर? इसका सॉल्यूशन ये था लिक्विड फ्यूल। क्योंकि लिक्विड फ्यूल की एडवांटेज क्या थी सर? सॉलिड फ्यूल एक पैलेट की तरह, एक बॉक्स की तरह था, वेरएज लिक्विड फ्यूल जो है वो तरल था। उसको एक पाइप के माध्यम से जो है वो लेकर के आया जाता है। ठीक है, यहां पर हमें जितना फ्यूल चाहिए हम इस पाइप से उतना ही फ्यूल का आउटफ्लो जो है वो रख सकते हैं। जैसे हम पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं ना सर, पाइप लगी है उसके आगे टैप है, जितना पानी चाहिए टैप को उतना खोलिए। इसी तरीके से लिक्विड फ्यूल की एडवांटेज ये थी कि हम इसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते थे। अगर हमें ज्यादा स्पीड चाहिए हम ज्यादा फ्यूल जो है वो इग्निशन के लिए लाएंगे, अगर हमें कम स्पीड चाहिए हम कम फ्यूल जो है वो इग्निशन के लिए लाएंगे। तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ फ्यूल था। इसमें एक तीसरे प्रकार का फ्यूल आया जिसका नाम था क्रायोजेनिक फ्यूल। सो क्रायोजेनिक फ्यूल की क्या एडवांटेज थी सर? जैसे ही लॉन्च व्हीकल स्पेस में बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चला जाता था, टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ड्रॉप होना शुरू हो जाता, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हो जाते थे। तो हमने सॉलिड से लिक्विड फ्यूल पे क्यों जंप किया था ये हमें समझ आया होगा। लेकिन क्या होता था, लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स जब बहुत ऊंचाई पर पहुंचते थे वहां पर टेम्परेचर बहुत कम था, ये लिक्विड फ्यूल भी जमना शुरू हो जाता था। यानी इट्स यूज टू टेक द शेप ऑफ अ सॉलिड फ्यूल। सो द वेरी पर्पस, अगर लिक्विड फ्यूल भी ऊपर जाकर के सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है तो हमें सॉलिड फ्यूल से शिफ्ट ही क्यों करना था। इस वजह से हमने एक नए टाइप का फ्यूल बनाया जो कहलाता है क्रायोजेनिक। सर इस क्रायोजेनिक फ्यूल की विशेषता यह है कि टेम्परेचर कितना भी कम हो ये फ्यूल जो है वो फ्रीज नहीं करता, ये तरल रूप में लिक्विड फॉर्म में ही जो है वो रहेगा। तो मुख्य तौर पर लिक्विड और सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता था, उसके बाद क्रायोजेनिक फ्यूल जो है उसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ये है टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज्ड। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है लॉन्च व्हीकल के स्टेजेस। आपने सुना होगा जब भी कभी आप न्यूज में देखेंगे कोई लॉन्च व्हीकल या कोई सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है तो उसमें कहा जाता है कि इट इज लॉन्च्ड यूजिंग अ 2 स्टेज रॉकेट, अ 3 स्टेज रॉकेट या अ 4 स्टेज रॉकेट। अब ये स्टेजेस क्या थे रॉकेट के संबंध में उसको समझना जरूरी था। तो सर स्टेजिंग क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। इसको समझने के लिए हम लॉन्च व्हीकल के स्ट्रक्चर को समझेंगे। लॉन्च व्हीकल कुछ इस प्रकार का होता है सर। यहां पर रहता है इसका पेलोड। पेलोड क्या है? यहां पर एक सैटेलाइट होगा जो पहले तो पूरी जर्नी में इसके अंदर रहता है। आसमान में पहुंचते ही ये लॉन्च व्हीकल, ये जो एरिया है ये ओपन अप हो जाता है और ये सैटेलाइट इससे बाहर आकर के ऑर्बिट में सेट होने का काम करता है। इसमें लगा होता है गाइडिंग मैकेनिज्म जो डिसाइड करता है, जिसको कंट्रोल किया जाता है जमीन पर स्टेशन से कि इसकी दिशा किस ओर होगी, इसकी गति कैसी होगी। यहां पर मौजूद होता है इसका इंजन जहां पे फ्यूल बर्न होता है, जो इसको शक्ति देता है, ऊर्जा देता है टेक ऑफ करने की और हजारों किलोमीटर का सफर तय करने की। ये बड़ा हिस्सा जो है सर ये है फ्यूल, ये है ईंधन। ये आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कार का फ्यूल टैंक होता है वैसे ही ये ईंधन यहाँ पे स्टोर किया जाता है। बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पर फ्यूल जो है वो यूज होता है। अब जैसे जैसे ये अपनी जर्नी में आगे बढ़ता जाएगा ये फ्यूल जो है वो कंज्यूम होता जाएगा। सो जैसे ही जर्नी का एक पार्ट कंप्लीट हुआ इतना फ्यूल जो है वो खाली हो गया। ठीक है सर। अब यहां पर इस लॉन्च व्हीकल में बचा क्या सर? लॉन्च व्हीकल का ये हिस्सा जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। लेकिन क्योंकि लॉन्च व्हीकल के साथ है तो लॉन्च व्हीकल को अननेसेसरीली इस खाली हिस्से का भी वजन जो है वो उठाना पड़ेगा। इसको घर में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर की मदद से समझते हैं। घर पे गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है ना। सो गैस सिलेंडर की अगर हम वजन देखें, जब गैस सिलेंडर भर करके आता है तो वो काफी ज्यादा हैवी होता है, उसे उठाने में दिक्कत आती है। वही गैस सिलेंडर जब खाली हो जाता है तो उसको आप इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इजीली लिफ्ट करने के लिए आप उसको छोटी उंगली पे उठा करके घुमाना शुरू कर देंगे।
इवन दो वो सिलेंडर अगर खाली है फिर भी उसका कुछ वजन जो है वो डेफिनेटली है। यही सेम कंसेप्ट यहां पर था कि ये हिस्सा खाली तो हो गया, लेकिन ये एम्प्टी सिलेंडर जो है इसमें अभी भी कुछ वजन जो है वो मौजूद था, क्योंकि हमारा लॉन्च व्हीकल जो है वो डिफाई कर रहा था ग्रेविटी को, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। जितना ज्यादा वजन होगा उतना मुश्किल होगा इसके लिए ग्रेविटी को डिफाई करना। छोटा सा एग्जांपल है, एक पत्थर को और एक कागज की बॉल को ऊपर फेंक के देखिएगा, किसको फेंकना आसान है सर? जिसका वजन कम है। सो इसी सेम लॉजिक की मदद से लॉन्च व्हीकल वो वाला इजीली लिफ्ट ऑफ कर पाएगा जिसका वजन कम होगा। और यहां पर हम अननेसेसरीली एक्स्ट्रा वजन इस पर डाल रहे थे, जबकि इस एक्स्ट्रा वजन की हमें कोई जरूरत ही नहीं थी। सो अगर हम कुछ ऐसा कर पाते कि सर जैसे ही ये पोर्शन खाली होता है इसको हम नीचे गिरा देते, जब अगला पोर्शन खाली हुआ इसे हमने लॉन्च व्हीकल से अलग कर लिया, तो कितना कन्वीनियंट हो जाता। इस ही कंसेप्ट को नाम दिया गया क्या? इस कंसेप्ट को नाम दिया गया लॉन्च व्हीकल्स की स्टेजिंग। तो हमने क्या किया, इस बड़े से फ्यूल टैंक को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। छोटे छोटे हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर लिया, जहां जैसे ही मान लीजिए ये पहला हमारा स्टेज जो है वो ये था, तो दिस वाज स्टेज 1, दिस वाज स्टेज 2, दिस वाज स्टेज 3। जैसे ही स्टेज 1 खाली हुआ, ये स्टेज 1 इस लॉन्च व्हीकल से अलग हो गया, ये आकर के पृथ्वी के सतह पर, एक्चुअल में सतह पे नहीं, इसे इस तरीके से प्लान जो है वो किया जाता है कि ये जो स्टेज है, जो डिस्कार्डेड स्टेज है, जो अब लॉन्च व्हीकल के साथ नहीं है, वो किसी वाटर बॉडी में या डेजर्ट में आकर के गिरे, ताकि ह्यूमंस को कोई नुकसान इसका ना पहुंचे। तो ये स्टेज जो है वो अलग हो जाएगी। कुछ दूरी पर जाने के बाद जब सेकंड स्टेज से फ्यूल बर्न हो जाएगा, ये स्टेज अलग हो जाएगी, और धीरे धीरे ये सारे के सारे फ्यूल चैम्बर्स जो हैं वो अलग होते चले जाएंगे। सो स्टेजिंग जो है वो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है जहां पर जो फ्यूल टैंक है वो एक ऑर्डर में डिटैच होते जाते हैं, जैसे जैसे वहां का फ्यूल जो है वो बर्न होता चला जाता है। दोस्तों, ये नासा का एक लॉन्च व्हीकल था। यहां पर लॉन्च से पहले ये कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा था। ये इसका स्टेज 1 था, ये स्टेज 2 था, ये स्टेज 3। आगे चलकर अगली तस्वीर में हम देखेंगे कैसे ये लॉन्च व्हीकल जो है अपनी फाइनल स्टेज को डिस्कार्ड कर रहा है। अब इतना सा पोर्शन जो है वो बचा है, और यहां पर पेलोड या वो सैटेलाइट जिसको स्पेस में जाना था वो सैटेलाइट मौजूद होगा। अपनी मंजिल पर पहुंच के ये पोर्शन ओपन अप होगा और ये सैटेलाइट बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टेजेस जो है वो अलग होकर के गिरते चले जाए। इससे होगा क्या सर? इट मेक्स इट इजियर फॉर अ लॉन्च व्हीकल टू अटेन अ रिक्वायर्ड स्पीड, क्योंकि स्टेजेस जो हैं वो यहां पर अलग अलग हो रहे हैं। सो जैसे जैसे स्टेज अलग होते जाएंगे, इस लॉन्च व्हीकल का वजन कम होता जाएगा, और कम वजन से वो ज्यादा इजीली जो है वो स्पेस की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा। सो व्हेन फ्यूल फॉर ईच स्टेज इज यूज्ड अप, इट फॉल्स बैक टू अर्थ। वो स्टेज वापस अर्थ पर आकर के गिर जाती है। तो सर ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। पहली क्या थी? पहला था पेलोड, दूसरा था फ्यूल यूज्ड, और तीसरा था स्टेजेस। अब इन तीनों बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझने के बाद हम इन चारों जनरेशंस के बीच में डिफरेंस जो है वो देखेंगे। हमारे पास एसएलवी है, एएसएलवी है, पीएसएलवी है और जीएसएलवी है। फ्यूल यूज्ड, सो सर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में इनिशियली सॉलिड फ्यूल यूज होता था। ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में भी सॉलिड फ्यूल था। पीएसएलवी में हमने सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया। जीएसएलवी में हम सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। क्रायोजेनिक क्या है, आई होप हम समझ पाए होंगे। एसएलवी 4 स्टेज रॉकेट था, एएसएलवी 5 स्टेज रॉकेट था। पीएसएलवी डिपेंड करता है कितनी हाइट पर लॉन्च व्हीकल को जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे रिमोट इमेजिंग सैटेलाइट के लिए हमने 4 स्टेज रॉकेट इस्तेमाल किया था। जो जीएसएलवी मार्क 3 है, मैंने आपको स्टार्टिंग की तस्वीर में दिखाया था, अगर आपको याद होगा एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जीएसएलवी मार्क 3, ये मार्क 3 का अर्थ है ये 3 स्टेज का रॉकेट है। यहां पर 3 स्टेजेस में इसका फ्यूल जो है वो बर्न होता है। तो ये 3 स्टेज रॉकेट था। एसएलवी जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट तक जा सकता था। एएसएलवी भी लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट तक जा सकता था। पीएसएलवी पोलर ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक जा सकता था। जीएसएलवी जो है वो जियो सिंक्रोनस और ट्रांसफर ऑर्बिट्स तक जो है वो जा सकता था। ये इंपॉर्टेंट है। पेलोड कैपेसिटी, सर एसएलवी 40 किलो तक वजन उठाता था, एएसएलवी 150 किलो तक पेलोड ले जा सकता था। पीएसएलवी जो है वो 1750 किलो तक वजन उठा सकता था, और जीएसएलवी सर 4000 किलो, 4 टन तक के वजन को लेकर के जा सकता था। एसएलवी से हमने रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च करी, एएसएलवी से हमने एस रॉस सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, पीएसएलवी से हमने रिमोट इमेजिंग सैटेलाइट को, मंगलयान को, चंद्रयान 1 जैसी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। इन सैट सैटेलाइट्स को हमने लॉन्च किया था जीएसएलवी से। तो आई होप हमको ये बेसिक
कंपैरिजन और बेसिक डिफरेंस इन जनरेशंस के बीच में क्लियर हुआ होगा। सो ये था लॉन्च व्हीकल की जनरेशंस और क्या इनमें डिफरेंस था। इन सभी बातों पर इस लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे। दोस्तों जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहने वाला है उसमें अब आई होप हमको बेसिक्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, सारे के सारे बेसिक्स। व्हाट क्या था सैटेलाइट, राइट। वाई, क्योंकि ये हमें अर्थ ऑब्जर्वेशन में, नेविगेशन में और कम्युनिकेशन में हेल्प करता था। वेयर, वेयर ये था कि ये ऑर्बिट में मौजूद था। हु, कौन इसको भेज रहा था, हु वाज सेंडिंग इट। तो हु का आंसर जो है वो हमारे पास क्या था सर, हु का आंसर हमारे पास था स्पेस एजेंसीज। और लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया हाउ, हाउ का हमने जवाब दिया सर लॉन्च व्हीकल की मदद से, राइट। लॉन्च व्हीकल की मदद से हम ये सब कर रहे थे। अब अगला क्वेश्चन जो है वो ऑब्वियसली ये होगा कि ठीक है सब समझ आ गया, आप कुछ एग्जांपल्स दीजिए कि आपने किस तरीके के लॉन्चेस जो है वो करे हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर जो है इट विल ऑल बी अबाउट इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जो इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन। दोस्तों आई होप आपको ये सीरीज जो है वो हेल्पफुल लग रही होगी। इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे आपके लिए अलग अलग लेक्चर्स लेकर के मैं आपके साथ जुड़ूंगा, सो दैट आपकी तैयारी जो है, आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके, बेसिक चीज़ों को आप समझ पाएं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स जो है वो कमेंट्स में अपने वैल्यूएबल फीडबैक दें कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। इन सभी बातों को जो है आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको कंप्लीट यूपीएससी सिलेबस पढ़ना होगा, जो आपको हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में पढ़ाया जाएगा। वहां पर आपको SAR10 इस कोड का इस्तेमाल करते हुए एनरोल कर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।